जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। तुम खा लो यार। ये तो ही ना, फिर आपके लिए मंगवानी पड़ेगी, अब आपने कह दिया तो। अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं। जरा हाथ खड़ा करें जिनका बच्चा पर्चा पास हुआ है, कोई ना कोई एक भी हुआ है तो, हाइब्रिड वाले भी। हाँ चलो मंगवा लेता हूँ फिर आप लोगों के लिए, मैं खिला देता हूँ आप लोगों को। कल पे रख लें जरा, आज तो एकदम, अब एकदम से कैसे यार, ये तो क्लास खत्म होने में टाइम कम है। ये पास होने वाला सबको मिठाइयाँ है तो ले आओ। अच्छा जी, टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक ज़रा स्टार्ट करते हैं जी, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी प्लीज़ 10-15 मिनट रह गए। आज आप लोगों ने मिलजुल कर बिल्कुल नहीं पढ़ाने दिया मुझे, कुछ बच्चों ने बाहर रोके रखा, कुछ आप लोगों ने ब्रेकें इतनी लगवाई। सुने जी, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये कैसे निकलता है इतना तो आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मेरे बच्चों मुझे बताओ, बोल आईने बोल, मुझे बता, तो बोलो बच्चे बोलो, मुझे बताओ कि प्रॉफिट बढ़ाने के पॉसिबली कितने तरीके हैं। या तो सेल प्राइस को बढ़ा दें या कॉस्ट को कम कर लें। तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, या तो आप सेल को बढ़ा दें, कॉस्ट को ना बढ़ाएं। ठीक है, कॉस्ट को नहीं बढ़ाना, कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है प्रॉफिट बढ़ाने का, सेल को ना छेड़ें, कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट कमा लें, बढ़ा लें। ठीक है जी, ओके। अब आपके ख्याल में कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है? डिपेंड शिपेंड नहीं करता, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। ये मार्केट के अंदर और भी शिकारी बैठे हुए हैं आपके कस्टमर का शिकार करने के लिए। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जिसको आप नहीं छेड़ सकते। अगर प्रॉफिट को आपने बेहतर करना है तो अपनी कॉस्ट को कम करके बेहतर करें। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है, ये बेसिकली वो एरिया है जिसको आपकी टारगेट कॉस्टिंग ने टारगेट करना है। ठीक है ना, टारगेट कॉस्टिंग का रुख ये है कि आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉस्ट को कम करें। ठीक है जी, इसको कहा जाता है, बल्कि थोड़ा आगे करें, टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है जनाब टारगेट कॉस्टिंग आपकी, ये है जनाब आपकी टारगेट कॉस्टिंग। बस टॉपिक ख़त्म, कहानी ख़त्म, टारगेट, हाँ जाओ तुम, ये टारगेट कॉस्टिंग। ओके, तो टारगेट कॉस्टिंग क्या कहती है कि आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने अपनी कॉस्ट्स को मिनिमाइज करना है। अच्छा, आई कैप तो आई कैप है ना, आई कैप का क्या कहना, आई कैप ने तो इसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे भी एक सवाल में लगवा दिया हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अप्लाई होता है जब आपकी प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये पेन बनाने की स्टेज में हूँ, इस वक्त बना के फिर बेचूंगा, तो जिस वक्त मैं इस पेन को बना रहा हूँ मैं उसको डिज़ाइन इस तरह से करूँ कि मेरी कॉस्ट मिनिमम हो। लेकिन इसकी एक तरतीब है। तरतीब क्या है, सबसे पहले मार्केट सर्वे करके एक सेलिंग प्राइस डिटरमिन की जाती है। वो सेलिंग प्राइस डिटरमिन करके फिर अगले स्टेप्स की तरफ जाया जाता है। यानी कि बुनियादी चीज़ कॉस्ट नहीं है कि आप पहले चीज़ बना के देखें, उसकी कॉस्ट आई है इतनी, फिर अपने दिमाग में जो प्रॉफिट है उसको ऐड करें और उसके बाद फिर आप सेलिंग प्राइस तो आपके हाथ में नहीं है, तो मार्केट के हाथ में है। तो ये उलट अप्रोच से चलना है। बेसिकली जापानीज़ ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टार्ट किया था और बहुत अरसे तक उनकी कामयाबी का राज यही था, दुनिया को पता भी नहीं था कि ये करते इस तरह से हैं। फिर तो जब सबको पता लग गया तो फिर सभी ये काम करने लग गए। तो असल में जापानियों ने ये काम शुरू किया, सबसे पहले मार्केट का सर्वे किया और एक सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर ली, और उसके बाद फिर अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन इस तरह से करना है कि उसकी कॉस्ट जो है वो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक है, प्रॉफिट मैनेजमेंट कह लूँ ज़्यादा बेहतर है, चलो खैर प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक, प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक है। बहुत आसान टॉपिक है। आई थिंक इस दफ़ा सवाल आया था, मेरे जहन में नहीं है, मैंने नोट्स पिछले वाले उठा के दे दिए चुप करके, क्योंकि एकदम से अभी ख्याल आया कि दे दूँ। वो अगर सवाल होगा भी सही तो रिसेंट टाइम में होगा, तो रिसेंट टाइम तो मैंने वैसे ही आपको बताया कि जब हम 110 लेक्चर्स इंशाल्लाह पूरे कर लेंगे उसके बाद फिर आपको 2-3 दिन के अंदर मैं बुलाऊँगा एंड पे, और टॉपिक्स रिवाइज करते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे रिसेंट टाइम में वहाँ से करेंगे, जो रिसेंट में नहीं होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो फिर कोई और एक आधा सवाल छोड़ के रखूँगा मैं टॉपिक्स में से आखिरी क्लास के लिए, ठीक है ना? सही है। तो बहरहाल इसके अब स्टेप्स क्या हैं, इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट है, प्रॉफिट की मैनेजमेंट है, इसके स्टेप्स क्या हैं, सिर्फ स्टेप्स लिखेंगे फिर छुट्टी आज, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को एस्टीमेट करते हैं। होती है एस्टीमेट ही है, जाहिर सी बात है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कैसे, मार्केट सर्वे करके। आसान अल्फाज में लिख लूँ, ठीक है। तो एस्टीमेशन ऑफ, अच्छा वो जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट हुआ है उसमें तो कोई मसला तो नहीं हुआ? अच्छा, तो फिर तुम क्यों 9 साल भी ऊंची सबसे तुम कर और कहते वो सवाल करा दें भाई, नया टॉपिक ना शुरू हो। नोट्स प्रिंट, नोट्स को प्रिंट होने में क्या देर लगती है। एस्टीमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, अभी भी नोट्स आपके यूज़ कोई नहीं होने, ठीक है, बहरहाल मैं करवा लूँगा फिर भी। एस्टीमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बाय मार्केट सर्वे, फ्रॉम मार्केट सर्वे कर लें। ये जनाब आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम है सेलिंग प्राइस एस्टीमेट करना, हो गया जी। उसके बाद अगला काम क्या करें जी, अगली चीज़ क्या जहन में बताएं, सेलिंग प्राइस आपके सामने आ गई, अगली चीज़ क्या होनी चाहिए, हाँ प्रॉफिट, जो कॉस्ट बोल रहे हैं, नहीं भाई नहीं, कॉस्ट को तो हमने एंड पे मैनेज करना है, हमने अपना एक जो कहते हैं ना बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि इतनी सेल से ऊपर तो हम जा नहीं सकते। अब अगर सेल इतनी करें तो एक प्रॉफिट भी मेरे जहन में होगा कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे 10%, 12%, 15% प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट भी आपको चाहिए, वरना कारोबार क्या मैंगो लेने के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट भी अलग कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो है आपकी कॉस्ट, जिसके अंदर अंदर रहते हुए आपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट या रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड या टारगेट प्रॉफिट, ठीक है ना। आपके जहन में कोई प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब अगली चीज, जब आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई, मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाईजान क्या बनाने लगे, उन्होंने कहा जी डस्टर, मैंने कहा अच्छा डस्टर की सेलिंग प्राइस मार्केट में क्या चल रही है, इसने कहा जी 200 रुपये, अच्छा कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे, कहता है जी मेरे जहन के मुताबिक तो 20% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 200 रुपये का अगर ये बिकना है तो 40 रुपये इसमें प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब फिर टारगेट कॉस्ट क्या बनी, टारगेट कॉस्ट समझ आई कैसे निकलेगी, टारगेट कॉस्ट निकला करेगी सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, तो क्या 160 क्या है, ये वो लिमिट है जिसके अंदर रहते रहते भाईजान को ये डस्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें सारी कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी, सेलिंग भी, एडमिन भी, सारी कवर करके देनी है ना इस चीज ने, इसको प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये एक डस्टर इस मेरे दोस्त ने कितने में बनाना है, 160 में। अब ये काम हो गया पूरा, बल्कि ये पूरा कर लें। तो तीसरा स्टेप क्या है जी, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट, कैलकुलेट कर लो अपनी टारगेट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जी आप, कोई बच्चा बता दे, बहुत आसान सा फॉर्मूला, अभी तो आपने खुद ही बताया जी, हाँ टारगेट सेलिंग प्राइस, यानी वो जो आपने एस्टिमेट सेलिंग प्राइस रखी है, ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा,
टारगेट कॉस्ट। ठीक हो गया जी, बोलो। अच्छा, अब अगली बात, यहाँ पे मैं पहुंचा हुआ था, ये ऐसे से कर रहा था जी, ये डस्टर भाई ने कितने में बनाना है, तब इसकी उम्मीद भर आएगी। ठीक है, इसको 20% जो प्रॉफिट चाहिए वो मिल सकता है, और मार्केट का सर्वे करके प्राइस निकलवाइए, उसमें भी कोई मसला नहीं है, ये बिक भी जाएगा उस प्राइस पे। कंपेटिटर्स भी मोर और लेस इतने का ही ये डस्टर बेच रहे हैं। अब टारगेट कॉस्ट क्या है, टारगेट कॉस्ट क्या है, 160। अब इसने अपनी करंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, करंट या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अब इस पे लगनी है वो अब ये कैलकुलेट करता है। अगर कैलकुलेट करता है तो वो निकलती है 175। कितनी, अब टारगेट कॉस्ट क्या थी 160, और जो करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसने निकाली है वो कितनी निकली है 175। तो ये 15 रुपए का जो गैप है इसको कहते हैं कॉस्ट गैप। क्या कहते हैं जी, कॉस्ट गैप। इसको अब खत्म करना है। वो कैसे करना है, उसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स एंड में पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस सवाल के साथ वो कह देता है कि बताओ गैप को क्लोज करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। वैसे अगर हम आपस में बात करें तो मैं कहूँगा यार देखो मेरी बात सुनो, ये जो लकड़ी है ये जो तुम लगा रहे हो, ये मिसाल के तौर पे जो है वो अगर शीशम की है तो यार तुम यहाँ पे जो है वो पॉपुलर की लकड़ी इस्तेमाल कर लो, डस्टर ही है ना, तो इससे आपका हाँ साइज़ तो फिर चलो ठीक है, थोड़ा सा आप इस साइज़ को थोड़ा सा इधर से पतला कर, क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं था ना, तो ये डस्टर की क्वालिटी होगी, ये इसका जो मिटाने वाला होता है, ठीक है, और साइज़ जो है वो तो वही रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी लकड़ी जो है ये कौन सा को हमने मतलब वो फर्नीचर बना रहे हैं हम, ठीक है, एक डस्टर ही है। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम करें कि हमारी जो कॉस्ट का गैप है 15 रुपये वो ब्रिज हो जाए। तो वो डिफरेंट तरीके हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बात समझ आई। सबसे पहला काम एस्टिमेट करेंगे सेलिंग प्राइस, दूसरा काम अपने प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट जहन में रखेंगे, ठीक है, तीसरा काम टारगेट कॉस्ट निकालेंगे। अब जब टारगेट कॉस्ट सामने आ गई भाई वाला 160, तो उसके बाद अगला काम क्या करना है, करंट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये डिटरमिन करो, कैलकुलेट कर लो, एस्टीमेट लगाओ, एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ करंट। अच्छा वैसे करंट का मतलब वही एक्सपेक्टेड ही होता है, लेकिन और वैसे भी मैंने जैसे अर्ज किया ना कि सारी दुनिया के अंदर असूली तौर पर यह कॉन्सेप्ट तब लगता है जब प्रोडक्ट अपने डिज़ाइनिंग फेज में हो, यानी कि पहली बार जब ज़िंदगी में प्रोडक्ट बन रही है, ये काम उसी वक्त हो सकता है ना, उसके बाद तो फिर ये मुमकिन नहीं है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप कहते हो कि जी ये मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या ऐसा काम करें कि जी हमारी कॉस्ट सेव हो, तो आप उसके अंदर लेट से एक ट्रांजिस्टर लगता है, आपके मोबाइल का बाहर मॉडल बेशक चेंज होता रहे, वो एक ही तरह का आप लगा लेते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन ऐसा करना प्रोडक्ट को कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर, कुछ सर्किट्स, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सामने नज़र भी नहीं आती हैं और वो एक जैसी चल भी सकती हैं, तो आप वो डिज़ाइन ऐसे करें कि वही चीज़ हर एक मोबाइल में यूज़ हो जाए। बल्क में उठाएंगे डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉस्ट मैनेज हो रही है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो बहरहाल 160 रुपये मेरी एग्जाम्पल के अंदर क्या थी, टारगेट कॉस्ट। अब करंट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो होगी वो आपने जब एस्टीमेट लगानी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जहाँ से आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होती है। ऊपर तो क्या था, मार्केट सर्वे, प्रॉफिट की एस्टिमेशन, माइनस करना है तो प्लस माइनस, ये तो आप मैथमेटिक्स में भी सीख कर आए हुए हैं, ठीक है, कुछ अकाउंटिंग में पता ही है आपको, ये मार्कअप मार्जिन वगैरह क्या होता है। असल कहानी तो यहाँ से शुरू होगी। जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपने एस्टिमेट करनी है उसमें क्या होगा, डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट है, और अदर कॉस्ट भी अदर लिख देते हैं, ठीक है ना, अदर कॉस्ट्स जो इनके अलावा हों, अदर कॉस्ट्स, ठीक है जी। और भाई समझ आई बात की। तो यहाँ पे अब सारी लड़ाइयाँ होंगी, एक यूनिट पर इतना किलो मटेरियल लगता है, एक किलो इतने का है, एक लेबर 1.5 घंटा एक यूनिट पर लगाती है और लेबर पर, और उससे आगे फिर यहाँ से आज मसले शुरू हो गए। इस टॉपिक के बाद मैंने डिसीजन मेकिंग शुरू करना है ना, तो इसके अंदर थोड़ी छेड़खानी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि जी हम मटेरियल जो ख़रीद कर लाते हैं पेंट बनाने के लिए, केमिकल लाते हैं, तो केमिकल डालते हैं जनाब हम अपनी उस मशीन के अंदर, लेट्स से 10 लीटर, तो बनकर निकलता है कोई 8.5 लीटर। अब ये मसला भी अलग होगा
कि ख़रीदने तो 10 पड़ेंगे, लॉसेस आर कमिंग, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा, कुछ रहता है पिछला तो अभी भी कर लो, वक्त है, ठीक है। चलें खैर, तो एस्टिमेशन ऑफ करंट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये करेंगे, और उसके बाद स्टेप 5 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट गैप। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट गैप, ज़्यादा परेशान होकर लिख रहे हैं, मैंने आपके नोट्स में ही लिखा हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया सर, पहले क्यों नहीं बताया है। कॉस्ट गैप, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएं। टारगेट कॉस्ट और एक्चुअल ये करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कंपेयर करके, ठीक है। आप कहेंगे जी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट या एक्सपेक्टेड कॉस्ट या करंट कॉस्ट, जो भी कह दें, करंट कॉस्ट लिख दूं, करंट कॉस्ट लिख देता हूँ। करंट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे हम टारगेट कॉस्ट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट गैप, ठीक है। समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद जनाब अब कॉस्ट गैप भी निकल आया, अब क्या करें, क्या करें बताएं। अब इस गैप को क्लोज करते हैं, कहते हैं क्लोज, रिमूव करें, क्लोज करें। ये थ्योरेटिकल है, ये अगर पूछेगा तो 3-4 स्टेप्स आपको एंड पे पढ़ाऊंगा। ये 3 दिन का टॉपिक है। आज क्या दिन है, बुध है, बुध जुमेरात जुम्मा, ख़त्म कहानी। हफ्ते को नया टॉपिक शुरू करना पड़ेगा, क्या करें अब, है ही ऐसे, मैक्सिमम 3 दिन है। बहरहाल जब ये गैप निकल आया तो अब इसको ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करेंगे, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो क्लोज कहता होता है कभी कि क्या स्टेप्स उठाएं टू क्लोज दिस गैप, ठीक है। अभी तो कोई बात नहीं हो रही यार कॉन्सेप्ट वाली, अभी कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो उसके साथ, अभी अभी जो की बताओ। तो पहले भी नहीं कह रहे थे जब तुमने मेरे साथ 2 नंबरी लगाई थी। जैसे तुम्हारे अब्बा को पता लग जाता है ना, जो रूहानी अब्बा को भी वैसे ही पता लग जाता है। मैं उस वक्त चुप कर गया था, मैं कहा चलो यार कोई नहीं, खैर है, बच्चे हैं, पर्दा डाल दो। लेकिन अभी दोबारा फिर वही काम हो रहा है, तो इंसान बन जाओ। पोल नहीं खोला मैंने, उसने खुद ही खोला अपने मुंह से ये पोल, मैंने तो नहीं कहा जी। क्लोज दिस टारगेट कॉस्ट गैप, या रिमूव कह दें आप, अगर आपको समझ ना आए क्लोज का तो रिमूव करना द टारगेट कॉस्ट गैप, ठीक है। अब ये क्लोज या रिमूव कैसे करेंगे, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी, ओके। तो इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब मौका आएगा, ओके। तो ये जनाब आपकी टारगेट कॉस्टिंग है बस। अच्छा हाँ, बस इधर देखो, टारगेट कॉस्टिंग क्या है पढ़ के आओगे, टारगेट कॉस्ट किसे कहते हैं पढ़ के आओगे, कॉस्ट गैप क्या है सब बता दिया है, ठीक है। अब ये वही स्टेप्स हैं जो आपके सामने, ये 5 स्टेप्स, 6वां स्टेप क्लोजिंग ऑफ टारगेट कॉस्ट, बस कहानी ख़त्म। लेकिन प्रैक्टिस तो है ना, तो इसलिए क्या, तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मसला क्या है। नहीं, कॉस्ट गैप इसी को ही कहते हैं, ठीक है। भाई कह रहे हैं अगर टारगेट कॉस्ट से कम कॉस्ट आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल प्राइस भी बढ़ा सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आप प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी फिर, पर ये होगा नहीं। मसला यही होता है कि कॉस्ट काबू में नहीं आ रही होती, ठीक है। ठीक है जी, आप लोगों ने बगैर कहे बंद तो कर ही ली किताबें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।